वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने पॉलिटी में अनुच्छेद स्टार्ट किए थे। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेद में क्या है हमको ये देखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम बार बार याद करेंगे और सारे अनुच्छेद भी देखेंगे, क्योंकि अब जो यूपीपीएससी का नेचर है तो उसमें क्या है, प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे हो सकता है करंट अफेयर का कोई प्रश्न पूछा जाए और उसमें आर्टिकल दे दिया जाए कि ये आर्टिकल था। कथन वाले प्रश्नों में मैं बोल रही हूँ, जो कथन वाले प्रश्न होते हैं तो उसमें आर्टिकल हो सकता है सही दे दें, गलत दे दें, पूछे निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखेंगे और राज्यपाल, इनसे संबंधित आर्टिकल आज हमें देखने हैं। लास्ट वीडियो में हमने 123 तक देख लिया था और राष्ट्रपति को हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय, तो अनुच्छेद 124 में क्या है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 124 अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद 124 का क्या कहता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा। 124 का कहता है आयोग के कार्य क्या हैं, आयोग जो बनेगा उसके कार्य क्या होंगे। 124 गा में बताया गया है संसद की कानून बनाने की शक्ति भी है, तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। 125 कहता है न्यायाधीशों के वेतन आदि, तो न्यायाधीशों के वेतन 125 में बताए गए हैं। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की गई है। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद है 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो गठन का एक अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आयोग के कार्य, आयोग की नियुक्ति, और यहाँ पर आपको याद करना है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में। इसके बाद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या होगी। 131 का में क्या है, केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, इसको निरस्त किया गया। इसके बाद 132 में क्या है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। तो जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी अपीलों के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपीली अधिकारिता किन किन मामलों में ज़्यादा है ये बताई जाएगी इसमें 132 में। फिर 133 है उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ये सिविल विषयों के संबंध में है। 134 में है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ठीक है ना, तो ये अपीली अधिकारिता से संबंधित है 132, 33, 34। इसके बाद 134 का में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 में क्या है, विधिमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रयुक्तव्य होना। इसके बाद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए विशेष इजाज़त 136 में। 137 में है निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाज़त। 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। इसके बाद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। 139 का में कुछ मामलों का अंतरण है। 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ हैं। 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना है। इसके बाद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दिए गए हैं 142 में। 143 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति क्या है, अगर सलाह लेना चाहता है, परामर्श लेना चाहता है तो उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। 143 में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। 144 में है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 का इसको निरस्त किया गया, क्या था इसमें, नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान थे। इसके बाद 145 न्यायालय के नियम आदि दिए गए 145 में। 146 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के अधिकार और सेवक और व्यय। इसके बाद 147 क्या है, निर्वचन दिया गया।
इसके बाद अगला आता है भाग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये शुरू हो जाते हैं 138 से 151। याद रखना है 148, सॉरी 138 नहीं 148 है, और ये आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं। MPPSC ने ऐसे सीधे 148, 149, 150 ऐसे करके ऑप्शन बिल्कुल नियरेस्ट ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो याद रखना है कि कहाँ पर महालेखा परीक्षक है, कहाँ पर इसके कार्य कर्तव्य शक्तियाँ हैं। याद रखना है 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, 150 में है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, और 151 में है संपरीक्षा प्रतिवेदन। संविधान के अनुच्छेद 149 संसद और को केंद्र और राज्यों के और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खाते के संबंध में कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। कैग यानी कि यही भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तदनुसार संसद में कैग कर्तव्य शक्तियों और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार में लेखा परीक्षा से अलग करने के लिए संशोधित किया गया था। इसके बाद राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स और देखते हैं। 152 अनुच्छेद कहता है राज्य की परिभाषा क्या होगी। इसके बाद है 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो उसी का प्रतिनिधि राज्यों में राज्यपाल होता है। 154 राज्य के कार्यपालिका शक्ति दी गई है। इसके बाद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी ये बताया गया है। 156 में राज्यपाल की पद की अवधि दी गई है। 157 में 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या होंगी, क्या कंडीशन हो सकती हैं कि राज्यपाल कोई व्यक्ति बन जाए। इसके बाद 158 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई हैं यहाँ पर। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान, तो राज्यपाल की शपथ 159 में। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन। इसके बाद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति के पास होता है, अगर वो चाहे तो किसी को क्षमा कर सकता है, दंडादेश का निलंबन कर सकता है, तो ये सारी शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल के पास भी होती हैं। 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया है। तो यहाँ पर हमने राज्यपाल के बारे में जाना। इसके बाद राज्य की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता हम देखेंगे, तो ये हम अगले वीडियो से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें चैनल के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी 1 जुलाई को हमारे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं UPPSC RO और UPPSC प्रीलिम्स के लिए। तो अगर ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो करना है या फिर इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।